मेरा नाम संजय है। मैं अच्छे खासे खाते पीते घर से बिलोंग करता था, क्योंकि मेरे पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, ऐसी नौकरी थी कि हर महीने मेरे पास अच्छी रकम मेरे अकाउंट में आ जाया करती थी। घर में मेरे मम्मी पापा थे, मेरी बहन थी और मैं था। हमारा छोटा सा परिवार था और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे। वैसे तो शादी का शौक मेरी मम्मी को भी था, लेकिन मेरी मम्मी काफ़ी समय से मेरे लिए एक ऐसी लड़की की तलाश कर रही थी जो बहुत स्पेशल हो, जो लंबी हो, खूबसूरत हो, गोरी हो, अमीर परिवार की हो, पढ़ी लिखी भले ज़्यादा ना हो, मगर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभालना आता हो। अच्छी लड़की मेरी मम्मी को अभी तक नहीं मिल रही थी। वह जहाँ भी जाती थी लड़की देखने के लिए, उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर निकाल कर उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। मेरे पापा मम्मी की इन हरकतों से बहुत तंग आ गए थे। वह चाहते थे कि वह अपने जीते जी अपने बेटे की शादी देख ले, क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे। उनकी तबीयत कभी भी खराब हो जाती थी। मम्मी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। मेरी बहन अभी छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, इतनी भी छोटी नहीं थी। हाँ, लेकिन मुझसे उम्र में 5 साल छोटी थी और जवान थी। मैं भी मानसिक तौर पर शादी के लिए तैयार था। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कई बार मुझसे मेरी मर्जी के बारे में पूछा था कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें ज़रूर बताओ। मगर मैं ऐसा नहीं था, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं थी। मम्मी हमेशा पापा को डांटा करती थी कि बेटे को बिगाड़ने में आपका पूरा पूरा हाथ रहेगा। मैं अपनी पसंद के मुताबिक बहू लेकर आऊंगी। अगर कभी बेटे ने मुझे अपनी पसंद बताई भी तो मैं उसकी मर्जी के मुताबिक उस लड़की को घर में लेकर नहीं आऊंगी। घर में वही लड़की आएगी जो मुझे पसंद होगी और जो मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगी। लेकिन पापा माँ के जैसे नहीं थे। उन्होंने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया था, मुझसे बहुत नरमी से और गर्व से बात की थी। उनका कहना था कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है। मेरी बहन अनामिका भी मम्मी के जैसे ही थी। उसको भी छोटी-छोटी चीज़ों में नुक्स निकालने की बहुत आदत थी, इसलिए पापा उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। मम्मी, मेरी बहन और मेरे पापा तीनों की सोच बहुत अलग थी। पापा मम्मी से कहते थे कि तुम दूसरों की बेटियों में इतनी कमियां निकालती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सोचो, हमारी बेटी भी जवान हो रही है। हमारी बेटी के रिश्ते वाले जब उसे देखने के लिए आया करेंगे और उसमें कोई कमी निकालेंगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मी पापा की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी। उन्हें तो वही सब करना होता था जैसे उनको ठीक लगता था। पापा चाहते थे कि घर में बहू ऐसी आए जो बहुत ही बेहतरीन हो। मम्मी तो मेरे लिए अभी तक किसी भी लड़की को फाइनल नहीं कर पा रही थी। पापा को लगता था कि उनके बेटे की उम्र निकली जा रही है। मम्मी तो मेरे लिए अभी तक किसी भी लड़की को फाइनल नहीं कर पा रही थी। पापा को लगता था कि उनके बेटे की उम्र निकली जा रही है। जब वह बेटे की शादी से फ्री हो जाए तो उसके बाद बेटी की शादी के बारे में भी सोचे। पापा मम्मी की हरकतों से तंग आ गए थे। एक दिन वह अपने एक दोस्त के घर गए थे। वह उन्हें मेरे पापा के दोस्त की भांजी पसंद आ गई थी। उसका नाम रेशमा था। वह मेरे पापा की सारी ख्वाहिशों पर खरी उतरी थी। वह भोली भाली, मासूम, सादगी से भरपूर और सुंदर लड़की थी। पापा ने अपने दोस्त से उनकी भांजी के बारे में बात की थी और कहा था कि मैं इस लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। पापा ने वहीं पर खामोशी से रेशमा का फोटो खींच लिया था और वह फोटो लाकर जब उन्होंने घर में मेरी मम्मी और बहन को दिखाया तो उन दोनों के मुंह बन गए थे, क्योंकि वह लड़की बहुत सुंदर थी। मगर जब मम्मी को यह पता चला कि लड़की अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, तो मम्मी ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि यह लड़की घर का कोई कामकाज नहीं करती होगी। पापा कहने लगे, तुम्हें घर में बहू लानी है या नौकरानी लानी है? पापा ने उसी समय लड़की का फोटो मुझे दिखाया। मैंने पापा से कहा था, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे वैसा कर लीजिए। वैसे लड़की अच्छी है, मुझे पसंद आई है। पापा कहने लगे, शर्मा जी तो इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आखिरकार उनकी भांजी तारीफ के लायक है। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी शादी नहीं करेगी। मुझे ही अपने बेटे के लिए कुछ सोचना होगा। पापा ने रेशमा के परिवार वालों को मैसेज भेज दिया था कि वह अपनी पत्नी के साथ रिश्ता लेकर उनके घर आ रहे हैं। मम्मी
पापा की मर्जी के खिलाफ थी और वह रेशमा के लिए रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब पापा ने मम्मी को थोड़ा घूर कर देखा तो मम्मी नरम पड़ गई थी। मम्मी पापा से डरती तो थी, लेकिन पहले वह अपनी मर्जी चलाना चाहती थी। मैं अपने परिवार वालों की ऐसी हरकतों पर बहुत हंसता था। पापा मम्मी और अनामिका को ले जाकर रिश्ता पक्का करके आ गए थे। अनामिका को लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन मम्मी का मूड अभी भी ठीक नहीं था। मम्मी को लगता था कि इस लड़की से भी ज्यादा बेहतर रिश्ता उनको अपने बेटे के लिए मिल सकता है। रेशमा एक अच्छी लड़की थी। उसकी एक छोटी बहन मेघना भी थी। रेशमा का परिवार छोटा सा था, मगर वह बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे। मेरे पापा ने तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उन लोगों को भी हमारा घर बार बहुत अच्छा लगा था। वह लोग मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन हमसे ऊपर नहीं थे। मेरी मम्मी को कभी भी नौकरों के हाथ का खाना या उनके हाथ के कामकाज पसंद नहीं आते थे। इसलिए मेरी मम्मी ने कभी भी घर में नौकर नहीं रखे थे। वह सारे काम खुद ही किया करती थी। उनका मानना यही था कि घर के जो काम घर के मेंबर कर लेते हैं, वह नौकर नहीं करते। नौकर तो पैसों के लालच में घर के काम करते हैं, लेकिन घर की औरत घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभालने के, उसका ख्याल रखने के लिए ही घर का कामकाज करती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी मम्मी की सोच बहुत अलग थी। उनकी ऐसी सोच इसलिए थी क्योंकि वह गांव से बिलोंग करती थी, इसलिए पुराने ख्यालात वाली थी। मेरे पापा शुरू से ही शहर में रहे थे। मेरी दादी ने मेरी मम्मी को पसंद किया था। गांव की औरत शहर में आकर बस गई थी, मगर उनकी सोच गांव जैसी ही थी। मैं ये नहीं कहता कि गांव के लोगों की सोच अच्छी नहीं होती या फिर मेरी माँ के जैसी होती है। मेरा मतलब यह है कि गांव के लोगों की सोच थोड़ी पुरानी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वह लोग अपनी सोच को बदल भी लेते हैं। मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जिनकी सोच बिल्कुल हर इंसान से हटकर थी। उनको तो शायद कभी भी मैं समझ नहीं पाया था। फिलहाल पापा की जिद बहस पर मेरी शादी रेशमा के साथ हो गई थी। मुझे भी रेशमा पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन 2 दिन के अंदर ही मेरी शादी लव मैरिज में बदल गई थी। रेशमा और मुझे दोनों को एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत हो गई थी जैसे हम हमेशा से एक दूसरे के लिए ही बने हों। जिंदगी खुशगवार लगने लगी थी। मेरे पापा तो रेशमा से बहुत खुश थे, लेकिन मम्मी अभी भी रेशमा से खुश नहीं थी। वह घर में आ गई थी। उसने अगले ही दिन से घर के सारे कामकाज संभाल लिए थे। जब से रेशमा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया था, तब से ही अनामिका और मम्मी सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती थी। मैंने देखा था कि पापा ने मम्मी और अनामिका को इस सब पर डांट भी लगाई थी। मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था जब मेरी बहन अनामिका के लिए एक रिश्ता आया। पापा अभी अनामिका की शादी तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन लड़का बहुत अच्छा था और उसकी नौकरी यूएस में थी। मेरी शादी पर उन लोगों ने अनामिका को देखा था और उसे पसंद कर लिया था। पापा ने यही सोचा था कि रिश्ता बहुत अच्छा है, हमें अपनी बेटी की शादी यहाँ कर लेनी चाहिए। लड़के के परिवार वालों ने भरोसा दिलाया था कि अनामिका अगर आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है। हम उसकी पढ़ाई शादी के बाद भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। यह रिश्ता मेरी मम्मी और पापा दोनों को ही बेहतर लगा था। अनामिका को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए जल्दी मेरी शादी के 1 महीने बाद ही अनामिका की शादी भी कर दी गई थी और इस तरह अनामिका अपनी ससुराल में चली गई थी। मेरी शादी जब से हुई थी, मैं तो जैसे किसी सपनों की दुनिया में जी रहा था। शादी के बाद एक बात जो मुझे सबसे अजीब लगी थी, वह ये थी कि रेशमा की बहन मेघना कभी हमारे घर नहीं आती थी। मैंने शुरू में इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक दिन मुझे ख्याल आया कि हम कुछ समय बाहर गुजार लेते हैं। वैसे भी हमारी शादी के फौरन बाद ही अनामिका की शादी हो गई थी। इस सब के कामों में मेरी पत्नी घिर कर रह गई थी। पापा ने भी मुझसे यही कहा था, बेटा अपनी पत्नी को घर से बाहर घुमाने के लिए ले जाया करो। मैंने सोचा कि हम अपने साथ मेघना को भी बाहर ले चलते हैं। मैंने इस बारे में रेशमा से बात की। अगर अनामिका घर में होती तो मैं अनामिका को भी अपने साथ ले जाता, लेकिन वह तो शादी के बाद यूएस चली गई थी। मैंने रेशमा से कहा, हम कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ मुझे अनामिका की कमी बहुत खल रही है। अनामिका होती तो वह भी हमारे साथ चलती, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बहन हो या तुम्हारी बहन,
हम अनामिका की जगह तुम्हारी बहन मेघना को साथ ले चलते हैं। यह सुनकर रेशमा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई थी। उसने कहा, नहीं, मेघना को मम्मी पापा घर से निकलने की परमिशन नहीं देंगे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम्हारे घर वाले तो ऐसे नहीं हैं कि कहीं आने जाने पर रोक टोक करें, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वह कहने लगी, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, हम नए कपल हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा उसे परमिशन ना देंगे। मैंने कहा, क्यों? वह भी तो जवान है, उसका भी दिल करता होगा बाहर जाने का। वह क्या सोचेगी कि उसके एक ही जीजू हैं और उन्होंने उसे एक बार बुलाया तक नहीं। रेशमा ने कुछ समय तक सोचा और कहा, हाँ, दिल तो उसका भी करता है, लेकिन मम्मी पापा उसे कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि उसकी तबीयत घर से बाहर निकलते ही बिगड़ जाती है। उसकी बातों ने मेरे दिल में अजीब से सवाल पैदा कर दिए थे। उस दिन तो यह बात खत्म हो गई थी, लेकिन मेघना को लेकर वह हमेशा उलझे हुए अंदाज में बात करती थी, जैसे वह कुछ छुपाना चाह रही हो। मगर मैंने अपनी सोचों को ज्यादा गहराई में ले जाने से परहेज किया था। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी पत्नी, मेरी मोहब्बत, मेरी खुशियों की वजह बन गई थी। मम्मी का बिहेवियर भी न जाने क्यों मेरी पत्नी के साथ सख्त रहता था, लेकिन पापा उसको हमेशा बेटी की तरह प्यार करते थे। मेरी मम्मी सख्त तो शुरू से ही थी। यह बात मैंने पहले ही रेशमा को बता दी थी कि वह मेरी मम्मी की किसी भी बात का बुरा ना माना करे। वह भले ही कड़क बिहेवियर की है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। उसने कहा था, आप फिक्र ना करें, मुझे अपने घर के सदस्यों का दिल कैसे जीतना है, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी पत्नी घर के सारे कामकाज किया करती थी। मैंने मम्मी को तो कई बार समझाने की कोशिश की थी। मम्मी, रेशमा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मम्मी का कहना था कि तुम्हारी पत्नी चाहे जितनी अच्छी हो, मेरा एक ही बेटा है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करूं, मगर तुम्हारे पापा ने यह भी अपनी चलाई और मेरी यह ख्वाहिश पूरी ना होने दी। पापा मम्मी की बात पर मुझसे कहते थे, बेटा, अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। मेरी मम्मी थी ही ऐसी, इसलिए मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मेरी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ अच्छी चल रही थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक शाम रेशमा कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने वजह पूछी तो उसने टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो जाहिर कर रहा था कि वह परेशान है। मैंने उससे आराम से कहा, रेशमा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, हम एक दूसरे के साथ हैं और इस तरह हर परेशानी का हल मिल सकता है। उसने थोड़ी देर खामोशी जताई, फिर धीरे से बोली, आप मुझसे वादा कीजिए कि मैं जो कहूँगी आप किसी से जाहिर नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताएंगे। और उसके बाद उसने जो कुछ मुझे बताया, मैं हैरान रह गया था और साथ ही साथ अफसोस भी करने लगा था। रेशमा ने मुझे बताया कि मेघना के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। वह हमारी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमने हमेशा छुपाया है। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने कहा, क्या बात है रेशमा? मैंने थोड़ा फिक्रमंदी से पूछा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन बचपन में एक हादसे का शिकार हो गई थी। उसके बाद से वह बाहर की दुनिया से ज़्यादा डरती है। आप मुझसे हमेशा उसे कहीं न कहीं ले जाने की बात करते रहते हो। मैंने कहा, हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे मोमेंट पर हमें उसका साथ देना चाहिए। उसके दिल से डर को ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने उसी समय गाड़ी निकाली और रेशमा से कहा, चलो हम अभी और इसी समय मेघना के पास चलते हैं। मुझे लगा रेशमा अपनी बहन के लिए परेशान हो रही है। मैं जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा तो वहां देखा कि मेघना सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मैंने धीरे धीरे मेघना से बातचीत बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैं जब भी अपने ससुराल जाया करता था तो बार बार मेघना के बारे में पूछता रहता था। मैंने यह बात नोटिस की थी कि मैं जब भी अपने ससुराल जाता था तो मेरे सास ससुर अपनी छोटी बेटी के बारे में यही बताते थे कि वह कमरे में बंद है। ज़्यादातर वह खुद को कमरे में ही बंद रखती है। उसकी सोच आपकी सोच से बहुत अलग है। वह हमेशा डरी सहमी रहती है। लगता था कि रेशमा और उसके मम्मी पापा मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मेघना से बातचीत की थी, उसकी बातचीत से मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि वह मेंटली डिस्टर्ब है। मैंने देखा था अक्सर बहनें फ़ोन पर एक दूसरे से ढेर सारी बातें करती हैं। मेरी पत्नी अपनी बहन से कोई बात नहीं करती थी।
जबकि मेघना के कमरे में मैं खुद ही चला जाता था और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वह रेशमा के गले लगकर उससे मिलती थी और उसे बड़ी खुशी खुशी बात करती थी। घर के अंदर का माहौल तो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था, लेकिन अभी भी जब मैं मेघना को अपने घर बुलाने की बात करता या कहीं बाहर ले जाने की बात करता तो रेशमा भी मना कर दिया करती थी और उसके मम्मी पापा भी। यह बात मेरी समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्यों था। कुछ समय बाद मुझे लगा कि मेरी पत्नी भी अब अपनी बहन के साथ बातें करने लगी है। अब मेरी पत्नी बहाने बहाने से अपने मायके जाने की बात करती थी और कहती थी कि मुझे मेघना की बहुत याद आ रही है। हालांकि शुरू के दिनों में मैंने अपनी पत्नी के मुंह से मेघना का नाम भी नहीं सुना था। मुझे खुशी हुई थी और यह सब देखकर अच्छा भी लगता था। अब सबसे बड़ी खुशी मुझे यह मिली थी कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। जब यह खबर मुझे मिली तो मैं खुशी से झूम उठा था। मेरे पापा ने घर में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें मेरे ससुराल वालों को भी इनवाइट किया गया था और हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे। मेरी बहन भी यूएस से अपने पति के साथ फंक्शन अटेंड करने के लिए आ गई थी और कुछ दिन घर रहने के बाद वह चली गई थी। एक अजीब बात यह थी कि उस फंक्शन में मेरी साली मेघना नहीं आई थी। मैंने देखा था कि रेशमा के मम्मी पापा रेशमा से तो प्यार से बात करते हैं, लेकिन मेघना के साथ उनका बर्ताव कुछ अलग रहता था। मैंने अपने सास ससुर से इस बात पर शिकायत की थी कि आपको मेघना को भी साथ लाना चाहिए था। उन्होंने कहा बेटा मेघना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह नहीं आ सकी। लेकिन रेशमा ने अपने मम्मी पापा से इस बात का शिकवा भी नहीं किया था। फिलहाल वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। प्रेगनेंसी के दौरान मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मम्मी, जो कि मेरी पत्नी के आने के बाद बिल्कुल भी किसी के काम को हाथ नहीं लगाती थी, और अब मैं भी नहीं चाहता था कि मम्मी घर के काम किया करे। नौकरों को रखने के लिए तो वह अभी भी राजी नहीं थी। प्रेगनेंसी की हालत में जब मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह भी घर का काम ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी मायके जाने की जिद करती थी और कहती थी कि मैं जब घर जाती हूँ तो अपनी बहन के साथ थोड़ी बहुत देर बातचीत कर लेती हूँ। लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे प्रॉपर बेड रेस्ट बताया था। मैंने सोचा कि एक बहन ही बहन की तकलीफ को समझ सकती है, इसलिए मैं अपने ससुराल चला गया और वहां जाकर मैंने रेशमा के मम्मी पापा से कहा कि रेशमा की प्रेगनेंसी में उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ दिनों के लिए मेघना को मेरे साथ मेरे घर भेज दें, ताकि रेशमा मेघना के आ जाने से ठीक हो जाए। मेरी बात सुनकर ना जाने क्यों रेशमा के मम्मी पापा के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेघना उस समय अपने कमरे में मौजूद थी। मैंने जब मेघना को आवाज़ लगाई तो वह बाहर निकल आई थी। मैंने उसे कहा था, तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर चलो। घर में काम में भी दिक्कत हो रही है और तुम्हारे घर चलने से रेशमा भी ठीक हो जाएगी। मेघना तो फौरन ही हमारे घर चलने के लिए तैयार हो गई थी। मेघना की मम्मी ने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, तुम मेघना को ले जा सकते हो। मगर उसके पापा कुछ नहीं बोले थे। इस तरह मेघना हमारे घर आ गई थी। रेशमा ने जब घर में मेघना को अचानक देखा तो वह सरप्राइज हो गई थी। मेघना ने रेशमा से वादा किया था कि वह घर के सारे कामकाज अच्छे से देख लेगी। मम्मी भी मेघना को देखकर खुश हुई थी, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी लगी थी कि मैं कोई नौकरानी ना लाकर अपनी ही साली को घर में ले आया था। लेकिन पापा को इस बात से शिकायत थी। उन्होंने कहा, बेटा घर आए मेहमान से हम काम करवाएंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहने लगी, क्यों अच्छा नहीं लगता? नौकरों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन घर के लोगों पर तो भरोसा होता है ना। बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि चलो किसी बात पर तो मम्मी का मूड ठीक हुआ। मेरी पत्नी सारा दिन बेफिक्री से अपने कमरे में आराम करती थी और मेघना सारे काम अच्छे से संभाल लिया करती थी। मैं अपनी पत्नी के साथ आने वाले बच्चे के बारे में सोचता रहता था। जैसे जैसे मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही मेरी मम्मी का मूड भी उसकी तरफ से बेहतर होने लगा था। पापा और मैं सारा दिन ऑफिस में होते थे। शाम को जब घर आते तो घर में एक अजीब सी खुशहाली छाई हुई थी। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं ऑफिस में मौजूद था जब मम्मी ने मुझे फ़ोन करके एक भयानक खबर सुनाई। मैं उसी समय अस्पताल के लिए निकल गया था। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा तो रेशमा अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी। मम्मी और मेघना भी वहीं पर थी। मैंने कहा, यह सब कैसे हुआ? मम्मी ने बताया, पता नहीं बेटा,
रेशमा बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। अचानक उसके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने और मेघना ने भागकर देखा तो वह बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र फर्श पर गई तो देखा कि बाथरूम के फर्श पर पानी था और एक वायर लटक रहा था। उसका करंट पूरे बाथरूम में फैला हुआ था और हम दोनों फौरन ही रेशमा को अस्पताल लेकर आ गए। डॉक्टर ने बताया है कि रेशमा अब ठीक है और उसका बच्चा भी ठीक है। मैंने शुक्र किया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ? अजीब बात है कि बाथरूम में वायर कैसे आई? मेघना रेशमा का बहुत ख्याल रख रही थी। 2 दिन बाद ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। पापा ने कहा था कि रेशमा का बहुत बहुत ख्याल रखना है। वह मरते मरते बची है। रेशमा ने कहा, लेकिन यह एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने अभी भी रेशमा को आराम करने के लिए बताया था। अभी रेशमा का चौथा महीना चल रहा था। ऊपर वाले की कृपा से रेशमा को कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई थी। कुछ दिन ही गुजरे तो रेशमा ठीक हो गई थी। अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा था। मेघना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। वह तो अपनी बातों से मेरी मम्मी को भी इम्प्रेस कर दिया करती थी। मेघना को देखकर मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी वह मेंटली डिस्टर्ब रही है। मुझे लगता था कि शायद कोई और बात होगी, लेकिन मैंने यह बात अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। मेघना को आए हुए हमारे घर काफ़ी समय हो गया था। इसी बीच रेशमा के मम्मी पापा ने अपनी छोटी बेटी से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी और ना ही उसे अपने घर बुलाया था। रेशमा भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन अभी घर वापस जाए। मेघना का कहना था कि जब तक मेरी दीदी की डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे खुशी थी कि वह हम सब लोगों का बहुत ख्याल रख रही थी। कुछ दिनों बाद एक और हादसा मेरी पत्नी के साथ हुआ। वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए गई थी। मामूली सी गर्मी थी, इसलिए उसने फैन का स्विच ऑन किया और वह बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी देर तक फैन चलता रहा और उसके बाद अचानक छत से नीचे गिर पड़ा। यह तो अच्छा हुआ कि फैन गिरने से पहले ही उस पर रेशमा की नज़र चली गई थी और वह फौरन ही बिस्तर से उतर गई और पंखा छत से बेड पर आ गिरा था। रेशमा अगर बिस्तर पर मौजूद होती तो उसे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। जब मैं घर आया तो इस हादसे के बारे में मुझे मेघना ने बताया था। इस हादसे से रेशमा बहुत डरी हुई थी और वह रो रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था जब मेघना मेरे लिए चाय लेकर आई और मेरे सामने आकर बैठ गई। कहने लगी, जीजू क्या हुआ है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, मैं परेशान हूँ। यही सोच रहा हूँ कि एक के बाद एक हादसा मेरी पत्नी के साथ क्यों हो रहा है। मेघना कहने लगी थी, जीजू बुरा मत मानना। मुझे तो ऐसा लगता है कि दीदी के साथ यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि कोई जानबूझकर उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने झट से उसकी तरफ देखा तो वह घबरा गई। कहने लगी, मेरा वह मतलब नहीं है। बस मुझे आपकी मम्मी का बर्ताव मेरी दीदी की तरफ से ठीक नहीं लगता। वह उनसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती हैं, ठीक से बात भी नहीं करती। मेरी खामोशी पर वह खामोश हो गई थी, लेकिन मेघना की बात ने ही मेरे दिमाग में शक पैदा कर दिया था। मैं उसी समय मम्मी के कमरे में गया और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, बेटा तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों तुम्हारी पत्नी पर जानलेवा हमला करूंगी? मैंने कहा, गलती सारी मेरी थी जो मैं आपकी नफरत मिटाने की कोशिश करने लगा। आपको तो शुरू से ही रेशमा पसंद नहीं है। रेशमा आपको पसंद नहीं है। आप शुरू से ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई हो। लेकिन अब जो आप कर रही हो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी मुझे चौंक कर देखने लगी। मम्मी कहने लगी, बेटा उसके साथ हादसे हो रहे हैं, तुम इसका जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रहे हो? मैंने कहा, यह हादसा नहीं बल्कि हमला है जो आप कर रही हो मेरी पत्नी पर। लेकिन मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। उसकी और उसके बच्चे की जान को आपसे खतरा है। मेरी मम्मी ने तो जैसे अपने कानों पर हाथ लगा लिया था और कहने लगी, बेटा मैं सख्त जरूर हूँ, मगर मैं तुम्हारी पत्नी को मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा, मुझे कुछ करना ही होगा। पापा घर आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। मम्मी मेरी इस बात पर बहुत डर गई थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब तो मैं रेशमा से कुछ भी नहीं कहती। मैंने मम्मी की एक ना सुनी
और मैं कमरे से निकल आया था। मैंने सोच लिया था मैं पापा से बात करूंगा कि जब तक रेशमा की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम कहीं और रह लेंगे, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। मेघना ठीक कह रही थी, यह सब जरूर मेरी मम्मी कर सकती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी रेशमा को पसंद नहीं करती थी। रेशमा को तो मैंने समझा बुझाकर सुला दिया था, लेकिन मुझे भूख लग रही थी। रेशमा को तो मैंने समझा बुझाकर सुला दिया था, लेकिन मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं मेघना के कमरे में जाकर उसको बोल देता हूँ। जैसे ही मैं मेघना के कमरे में गया, मैंने देखा कि जमीन पर एक साइड में उसके गले की चैन पड़ी हुई है और मेघना बाथरूम में है, क्योंकि बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। मैं चैन उठाकर ड्रेसिंग की तरफ मुड़ा। मैंने सोचा कि मैं ड्रेसिंग की ड्रॉ में इसे रख देता हूँ। मैंने ड्रॉ खोली और चैन को उसमें डाल दिया। ड्रॉ बंद करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, अचानक मुझे दोबारा से ड्रॉ खोलना पड़ गई, क्योंकि मेरी नज़र ड्रॉ में पड़े स्क्रू पर पड़ गई थी। इस ड्रेसिंग के ड्रॉ में मेघना के मेकअप का सामान और ज़रूरी सामान रखा हुआ था। मैंने वह स्क्रू अपने हाथ में लिए, फिर मैं सारी कड़ियाँ आपस में जोड़ने बैठ गया। मैं मेघना के कमरे से बाहर निकल आया था। क्या मेरी पत्नी को मारने की कोशिश मेघना कर रही थी? अगर नहीं तो फिर हमारे कमरे के फैन के स्क्रू मेघना की ड्रेसिंग के ड्रॉ में क्या कर रहे थे? और मैं सोच रहा था कि ऐसा मेरी मम्मी कर रही है, और यह बात भी तो मेरे दिमाग में मेघना ने ही डाली थी। शुरू से ही मेघना के बारे में मैंने कुछ अजीब अजीब सी बातें सुनी हैं, लेकिन अब मुझे कुछ न कुछ करना था। यह जानना था कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है। मैं मेघना के कमरे से निकल ही रहा था जब अचानक पापा ने मुझे रोक लिया और मैंने अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ पापा को बता दिया। अगले दिन मैं अपनी मम्मी से बहुत नाराज था और मैं सारी नाराजगी सबके सामने जाहिर कर रहा था। रेशमा मुझे बार बार समझा रही थी, ये बात ठीक है कि मेरे साथ 2 बार वह सब हो चुका है, लेकिन आपको मम्मी पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है रेशमा, मैं किसी पर कोई शक नहीं कर रहा, तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं उन दिनों ऑफिस भी नहीं जा रहा था। मैंने मेघना की तरफ से भी अपना मूड ठीक रखा था। आज मुझे रेशमा के कुछ चेकअप करवाने के लिए जाना था। मेघना ने कहा कि मैं आप सब लोगों के लिए मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ। उसके खाने के बाद ही आप में से कोई कहीं जाएगा। मैंने खुशी खुशी कहा, मूंग की दाल का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। चलो हम तभी जाएंगे जब तुम हलवा बनाकर तैयार कर लोगी और हमें खिला दोगी। और दोपहर के खाने का समय भी हो रहा था। जिस दिन से मेघना हमारे घर में आई थी, उस दिन से वही हम सबके लिए खाना बना रही थी। लेकिन जब से मुझे उस पर शक हुआ था, तब से मैंने उस पर अपनी नज़र रखनी शुरू कर दी थी। उस दिन भी जब वह किचन में खड़ी मूंग की दाल का हलवा बना रही थी, तब मैंने उसे उसके कमरे से एक छोटी सी शीशी ले जाते हुए देखा था। मुझे लगा शायद शीशी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने उसी के जैसे एक और शीशी का बंदोबस्त किया और उसे बातों में लगाया था कि उसका ध्यान भटक जाए। उस शीशी को उसने डर की वजह से बर्तनों के पीछे छिपा दिया था। मैंने बहाने से उसे किचन के बाहर बुलाया। उसका ध्यान जैसे ही काम में लगा, मैं किचन में गया और मैंने उस शीशी को बदल दिया। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि यह छोटी सी शीशी कोई मामूली शीशी नहीं थी, बल्कि यह नींद की दवाई थी। मैं समझ गया था कि मेघना जरूर इस दवाई का इस्तेमाल हलवा बनाने में करेगी। क्या वह हम सबको बेहोश करना चाहती थी? मैं जिस तरह उस पर अपनी कड़ी नज़र रखे हुए था, उस हिसाब से मुझे उसके बारे में धीरे धीरे सच पता चलने लगा था। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थी, यह अभी तक मुझे पता नहीं चला था। इसलिए जैसे वह करना चाह रही थी, मैंने उसको वैसा ही करने दिया। साथ ही मम्मी पापा को, रेशमा को भी बता दिया कि जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करना। रेशमा को मेरी यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने उससे कहा था कि इंतज़ार करो, सारी सच्चाई खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। जब हम लोग दोपहर का खाना खाने बैठे, तो उसके बाद मेघना हम सब के लिए मूंग की दाल का हलवा लेकर आई थी। हमने उसके हाथ का बना हुआ मूंग की दाल का हलवा जैसे ही टेस्ट किया, तो तारीफ करने शुरू कर दी कि हलवा सच में बहुत टेस्टी है। ये बात सुनकर मेघना खूब खुश हो रही थी। लेकिन हलवा खाने के थोड़ी ही देर बाद एक एक करके हम चारों बेहोश होने लगे। हमारे साथ बैठकर मेघना ने ना तो खाना खाया था और ना ही हलवा टेस्ट किया था। उसने कहा था मैं बाद में खा लूंगी। हम लोग टेबल पर ही गिर गए थे, ताकि मेघना को ऐसा लगे जैसे हम उसका हलवा खाने के बाद बेहोश हो चुके हैं। पहले तो मेघना ने ही हम चारों को एक एक करके चेक किया कि हम बेहोश हो गए हैं या नहीं, लेकिन उसके बाद
वह हमारे करीब खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगी। वह रेशमा के करीब गई और कहने लगी, रेशमा, आज मेरा मकसद पूरा हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। तुम मेरी बहन हो, मेरी दीदी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें बेहोश किया। मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है। वह अपने आप ही पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि मुझे तुम्हारे ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मेरा यहाँ तक पहुँचना और इन लोगों को बेहोश करना बहुत ज़रूरी है। उसी समय उसने टेबल पर रखा चाकू उठाया और वह रेशमा पर वार करने ही वाली थी, जब पीछे से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बाद एक एक करके सब लोग होश में आ गए। हम लोग बेहोश नहीं हुए थे, सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे। रेशमा ने जब अपनी बहन का यह रूप देखा तो वह हैरान रह गई थी। मम्मी पापा भी शॉक्ड रह गए थे कि मेघना ये क्या कर रही थी। मैंने उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ किया और कहा, बताओ, तुम मेरी पत्नी को क्यों मारना चाहती हो? वह कहने लगी, तुम लोगों को होश कैसे आ गया? इस समय मेरी मम्मी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, हम बेहोश ही कब हुए थे? तुम तो बहुत चालाक लड़की निकली। मेरे बेटे के दिमाग में यह बात फिट कर दी कि उस पर जानलेवा हमला मैं करती हूँ। पापा ने कहा कि हमारे बेटे ने ही हमें बेहोश होने की एक्टिंग करने के लिए कहा था, ताकि हम तुम्हारी सच्चाई जान सके। रेशमा ने अपनी बहन की तरफ देखा और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, मेघना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम कभी नहीं सुधर सकती। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुमने मुझे मारने के बारे में कैसे सोचा? मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स को समझा। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मम्मी पापा तुम्हारे साथ जो करते हैं वह बिल्कुल ठीक किया करते थे। मैं अभी भी समझ नहीं पाया था कि रेशमा क्या बात कर रही थी। मेघना ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मैं अगर लड़कों से बात करती थी तो यह मेरा शौक था। तुम अगर सीधी सादी और संस्कारी हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मम्मी पापा हमेशा मुझे तुमसे कंपेयर किया करते थे। हमेशा कहते थे कि रेशमा को देखो, कितनी अच्छी है, कितना अच्छा खाना बनाती है, घर से बाहर नहीं निकलती, कितनी शरीफ है, कितनी संस्कारी है। मगर मेरी सोच तुमसे बिल्कुल अलग थी। मम्मी पापा ने यह भी क्यों नहीं समझा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तुम अच्छी थी, तुम शरीफ थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हर बात में मुझे नीचा दिखा दे, बार बार तुमसे कंपेयर करते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। उन्हें अगर मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि वह मुझे कमरे में जानवरों की तरह कैद करके रखे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपने जीजू के सामने भी आने से मना किया हुआ था। वहाँ तो मैं अपनी मर्जी से जीजू के सामने आ जाया करती थी। मम्मी पापा को लगता था कि मेरे जीजू के सामने मेरी हकीकत ना आ जाए, और तुम भी मम्मी पापा का साथ दिया करती थी। ये तो मेरी अपनी मर्जी थी कि मैं जानबूझकर जीजू के सामने आती रही, और मम्मी पापा के सामने तुम्हारी शादी के बाद मैंने अच्छा बनने की एक्टिंग शुरू कर दी, ताकि उनको लगे कि उनकी बेटी अब सुधर चुकी है। मैंने मोबाइल का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे तुमसे हमेशा गुस्सा ही रहता था, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मम्मी पापा मुझे तुमसे कंपेयर किया करते थे। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें ही दुनिया से भेज दूं, सबकी नज़रों में अच्छी बन जाऊं, और एक वक्त ऐसा आए कि मैं तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी जगह आ जाऊं। यह आइडिया मेरा बुरा नहीं था, लेकिन ना जाने कैसे तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया। मैंने कहा, रेशमा को इस बारे में कुछ पता नहीं चला, बल्कि रेशमा तो तुम्हें आज भी बहुत अच्छा समझती है। इस बारे में मुझे ही शक हुआ था, क्योंकि जब से तुम हमारे घर में आई हो, रेशमा पर जानलेवा हमले होने लगे थे। यह बात तो मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे कमरे में गया तो मैंने तुम्हारी चैन जमीन पर पड़ी हुई देखी थी। सोचा कि इसे मैं ड्रॉ में रख देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी चैन ड्रॉ में रखी तो मुझे अपने ही कमरे के फैन के वह स्क्रू दिख गए, जिसके स्क्रू ना होने की वजह से चलते रहने पर छत से नीचे गिर गया था, और जिससे मेरी पत्नी की जान को खतरा भी हो सकता था। मुझे शक हुआ कि यह स्क्रू तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। बस तभी से मैंने तुम पर नज़र रखनी शुरू कर दी, और आज भी जब मैंने देखा कि तुम कोई छोटी सी शीशी किचन में लेकर जा रही हो तो मैंने उसको बदल दिया और अपने प्लान में
मम्मी पापा और रेशमा को भी शामिल कर लिया। मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, इसलिए जैसा तुम चाहती थी हम वैसा ही करते रहें। और अब तुम्हारी हकीकत हम सबके सामने आ गई है। रेशमा तो अपनी बहन की इस बदतमीजी पर बहुत रो रही थी। उसने मम्मी पापा को भी फोन करके सब बता दिया था और कहा था कि इसे अभी और इसी समय यहाँ से ले जाइए। उसके मम्मी पापा मौके पर ही हमारे यहाँ आ गए थे। उन्होंने कहा था कि हम भी इसकी हरकतों से बहुत तंग आ गए थे। हम शरीफ लोग हैं, मगर हमारी बेटी लड़कों से फ़ोन पर बात करती थी, लड़कों से गिफ्ट लिया करती थी, उनसे चोरी चुपके खाने पीने का सामान मंगाया करती थी। यह बात जब हमें पता चली तो हमें बड़ी ही बेइज्जती महसूस हुई थी। इसलिए हमने इसे समझाया कि यह ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन यह फिर भी नहीं मानी। तो फिर हमें मजबूरन इसे घर में कैद करके रखना पड़ा। हम इसे कहीं जाने नहीं देते थे, लेकिन इसने रेशमा पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। रेशमा के और तुम्हारे कहने पर ही इसे हमने तुम्हारे घर जाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारी बेटी अपनी बहन की जान लेने पर उतर आएगी। वह लोग मेघना की तरफ से हमसे माफ़ी मांग रहे थे। रेशमा बहुत गुस्से में थी। उसके मम्मी पापा ने उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस का नाम सुनकर मेघना बहुत डर गई थी। वह बार बार अपने माता पिता से माफ़ी मांग रही थी कि वह उसे पुलिस के हवाले न करें, लेकिन उसके मम्मी पापा ने अपने किसी जानने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस इंस्पेक्टर की यही एडवाइस थी कि कुछ दिनों तक मेघना हवालात में बंद रहेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई थी क्योंकि उसने अपनी ही बहन को मारने की प्लानिंग की थी। अगर मैं उसकी प्लानिंग ना समझता और उसे मौके पर ना रोकता तो शायद वह अपनी बहन की जान ले सकती थी। मैं आप लोगों से अपनी कहानी के जरिए यही कहना चाहूँगा कि जब हम रिश्ते को एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो दरअसल हम उन रिश्तों की बुनियाद एक खराब कर देते हैं। एक बेटे को दूसरे बेटे से और एक बेटी को दूसरी बेटी से कभी भी कंपेयर ना करें, या सिर्फ दिल में नफरत और दूरियां पैदा करता है। जब रिश्तों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है तो वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और यह सब रिश्ते की खूबसूरती को ख़त्म कर देता है। इसलिए हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए कि परिवार के हर एक मेंबर का अपना एक अलग रोल होता है। हमें एक दूसरे की कमी निकालने के बजाय एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि इंसान का दिमाग उन्हीं रिश्तेदारों के जरिए सुकून और मोहब्बत की तलाश में रहता है। मेघना ने हमेशा अपने माता पिता दोनों के तानों को सहा था। मेघना खुद एक गलत लड़की थी जो अपने माता पिता की इज्जत का गलत फायदा उठा रही थी। उसने कभी इस बात को तो नहीं समझा, लेकिन अपने माता पिता से वह नफरत करने लगी क्योंकि वह अपनी बड़ी बेटी को ज़्यादा अच्छा समझते थे। उसके सामने उसकी तारीफ किया करते थे। उन्होंने अपने दोनों ही बेटियों की परवरिश बराबरी से की थी। रेशमा के शौक अलग थे, उसे घर में रहना ज़्यादा पसंद था, जबकि मेघना के शौक अलग थे। उसके माता पिता उसे रोकना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बिगड़ जाए। उसको लगा कि उसके माता पिता उसकी बड़ी बहन से ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे प्यार नहीं करते और उस पर रोक टोक करते हैं। इसलिए उसने रास्ते से अपनी बहन को हटाना ज़्यादा बेहतर समझा। मेघना अपनी असली अंजाम तक पहुंच चुकी थी। उसके माता पिता ने उसे सुधारने का मौका दिया था। उसकी बहन उस पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन उसने हर किसी के विश्वास का कचरा कर दिया था और आज वह अपनी सज़ा भुगत रही है। मैं अपनी पत्नी से आज भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी बिल्कुल भी अपनी बहन के जैसी नहीं है। मेरी मम्मी के दिल से भी रेशमा के लिए नफरत निकल गई है। कुछ समय बाद मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया और अब हमारा परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के साथ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले